सबसे पहले अंडरस्टैंड द सिलेबस। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस समझना पड़ेगा कि भैया आपका सिलेबस क्या है। आपको एक पर्टिकुलर एक बुक पर स्टिक रहना पड़ेगा। हमको किस लेवल पर जाके तैयारी करनी है किसी चैप्टर की, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जाके देखो। कुछ कुछ लर्निंग प्लस के सवाल ऐसे भी हैं जिनका लेवल नीट के लेवल से मैच नहीं करता, वो उतने रेलिवेंट नहीं है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी आप लर्निंग प्लस पर जाओ तो लर्निंग प्लस में बस एक बार आंखों से फेर लो, टॉपिक वाइज क्लास के नोट्स, डीपीपी और पीवाई, बस इसी पे स्टिक रहे। अपने को अपनी दिन का एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। छोटे छोटे इंटरवल्स में अपने दिन को बांटना पड़ेगा। बेटा मैं बता रहा हूँ, एफिशिएंसी आपकी 100% नहीं। टेस्ट में आ रहा 5वां 6वां चैप्टर, तू रिवाइज कर लिया, तूने कौन सा चैप्टर, पहला दूसरा, कोई फायदा नहीं। मैंने टॉपर को रोते हुए देखा अपने सामने फोन पर, बिलक बिलक के रोते हैं, बिलक बिलक के। हेलो बच्चों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने आज के सेशन में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे अगले 5 महीने तैयारी की जाए, कैसे आप अपने अगले 5 महीने की स्ट्रेटेजी बनाएं नीट 2024 के लिए। हालांकि मुझे पता है आप लोगों की सबकी एक स्ट्रेटेजी होगी, किसी ना किसी स्ट्रेटेजी से आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन से चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आते हैं, किन चैप्टर्स में अपने को काम करना है, ठीक है, वो आप सभी को अभी पता चल गया होगा। ठीक, आज के जो सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया क्या ऐसी चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है ताकि ताकि आपकी जो प्रिपरेशन का जो लेवल है वो 4-5 गुना बढ़ जाए। ठीक है भैया, तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी से देखते हैं हम लोग। तो भैया हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो क्या है, स्ट्रेटजी फॉर लास्ट 5 मंथ्स। आखिरी 5 महीनों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को इन जो पॉइंट्स हैं इनको देखना पड़ेगा कि आप इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ठीक है। एक एक पॉइंट को कायदे से समझेंगे कि क्या है। सबसे पहले अंडरस्टैंड द सिलेबस। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस समझना पड़ेगा कि भैया आपका सिलेबस क्या है। ये नहीं कि भैया आखिरी 5 महीने में कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। जैसे ना स्टार्टिंग में शौक होता है, अब स्टार्टिंग में सर पहली बार जब क्लास में आए पहला चैप्टर, तो पहला चैप्टर से इस बुक से भी लगा दिया, उस बुक से भी लगा दिया, उस बुक से भी लगा दिया, एससी वर्मा भी सॉल्व कर दी, ये कर दी, वो कर दी। अब वो समय नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर एक बुक पर स्टिक रहना पड़ेगा, ठीक है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने। अपनी डीपीपी एक पर्टिकुलर बुक जो कि आपका मॉड्यूल ही होगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि भैया आखिरी 5 महीने में आप यही कर सकते हो, आप बहुत सारी बुक्स लगा नहीं सकते। समझ लग रही है बात। तो अपने को सबसे पहले सिलेबस समझना पड़ेगा कि भैया अपना सिलेबस बड़ा कंसाइज, प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट है, ठीक है ना। समझ लग रही बात। एनएमसी वालों ने दे दिया ना आपको कि अच्छा ये आएगा, ये आएगा, बात सीधी सी बात है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे अब, ठीक है ना। जितना पूछा जैसा पूछा जाता वैसे ही तैयारी करेंगे। अगर आपको दिक्कत आ रही हो कि सर हमको किस लेवल पर जाके तैयारी करनी है किसी चैप्टर की, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जाके देखो। आप देखो कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस लेवल के पूछे गए हैं। क्या बहुत ज्यादा टफ पूछे गए हैं क्या, या एवरेज लेवल ही है, ठीक है ना। तो अगर एवरेज लेवल ही है तो आप जैसा पढ़ रहे हो क्या वो मैच कर रहा है उसको, ठीक है ना। अगर बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे गए तो आप जो पढ़ रहे हो क्या मैच कर रहा है उसको। तो आप इस तरीके से अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करते हुए आप अपनी तैयारी को रखेंगे। क्या आपको बात समझ आई, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं। जैसे मैंने बोला आप एक ही बुक पर स्टिक रखेंगे, एक ही आप क्वेश्चन बैंक पर स्टिक रहेंगे। मेरी समझ से बेस्ट है अपने पास क्या, मॉड्यूल। अब आप सभी को पता है कि मॉड्यूल के अंदर अपने पास बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अपने पास टॉपिक वाइज होता है, ठीक है ना, फिर अपने पास लर्निंग प्लस भी होता है, ठीक है बेटा, फिर अपने पास मल्टी कंसेप्ट भी होता है, फिर अपने पास असर्शन रीजन वाले भी होते हैं, और फिर अपने पास एंड में पीवाईक्यूज होते हैं। अब देखो,
आप सभी लोग जिससे भी पढ़ रहे होंगे, जिस भी टीचर से पढ़ रहे होंगे, वो क्या करता होगा, आपको एंड में जाते हुए मॉड्यूल से होमवर्क तो दे के जाता ही होगा। ठीक है, समझ लग रही बात? तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप टॉपिक वाइज तो कवर कर ही लेते होंगे, ठीक है, और पीवाईक्यूज भी आपके कवर हो ही जाते होंगे, ठीक है। लेकिन आप कभी अपने लर्निंग प्लस के देखोगे तो लर्निंग प्लस के अंदर आप जब सवाल देखोगे ना, तो जो सारे सवाल है ना, वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है। ठीक, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बात। अगर आप लर्निंग प्लस के सवाल देखोगे ना और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, तो आप देखोगे थोड़ा सा आपको लेवल में डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। कुछ कुछ लर्निंग प्लस के सवाल ऐसे भी हैं जिनका लेवल नीट के लेवल से मैच नहीं करता, वो उतने रेलिवेंट नहीं है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब अगर स्टार्टिंग की बात होती कि भैया सर पहला महीना है, एकदम तैयारी शुरू ही करी है, तो आप आराम से लगाओ, टाइम ही टाइम है। लेकिन अभी टाइम कम है ना बेटा, टाइम कम है, 5 ही महीने रह गए। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि जब भी आप लर्निंग प्लस पर जाओ, तो लर्निंग प्लस में बस एक बार आंखों से फेर लो, एक नजर मार लो, ठीक है ना, नजर मार लो लर्निंग प्लस के क्वेश्चंस के ऊपर। और आपको जो लर्निंग प्लस में एवरेज लेवल के आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप कर लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लर्निंग प्लस के सारे क्वेश्चंस करो। अच्छा, किन्हीं बच्चों का बैकलॉग अगर बहुत ज्यादा है, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, तो वो लर्निंग प्लस को छोड़ भी सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप अपनी डीपीपी सॉल्व कर लें, क्लास में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कर लें, ठीक है ना, क्लास के क्वेश्चंस कर लें, डीपीपी सॉल्व कर लें, ठीक है, टॉपिक वाइज कर लें, और टॉपिक वाइज में भी जो भी आपका टीचर आपको देता है, ठीक है, वो कर लें, और पी वाइज यूज कर लें। आप बेटा एकदम तैयार हो नीट में हाहाकार मचाने के लिए, मैं आपसे गारंटी देता हूं, ठीक है ना, मैं आपसे गारंटी देता हूं। लर्निंग प्लस तो मैं जस्ट इन केस बोल रहा, जिनके पास थोड़ा सा टाइम है, ठीक है ना, जिनका बैकलॉग नहीं है बेसिकली, वो कर ले। जिनका बैकलॉग बहुत है, वो लर्निंग प्लस कृपया करके ना करें। टॉपिक वाइज क्लास के नोट्स, डीपीपी और पीवाईक्यूज, बस इसी पे स्टिक रहें। समझ लग रही बात? तो इस तरीके से आप अपने मॉड्यूल को सॉल्व करें। मैंने आपको इस चीज में ये चीज कवर कर दी कि मॉड्यूल में भी अभी क्या करें, ठीक है ना। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है अपने पास टाइम मैनेजमेंट। भाई ये बहुत जरूरी है, अपने को अपनी दिन का एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब वो सर टाइम को कैसे मैनेज करें, अपने को छोटे छोटे इंटरवल्स में अपने दिन को बांटना पड़ेगा, ठीक है, 2-2 घंटे के हिसाब से, 2-2 घंटे के हिसाब से, ठीक है। 2 घंटे पढ़ा, फिर ब्रेक ले लिया आधे घंटे 45 मिनट का, फिर 2 घंटे पढ़ा, फिर ब्रेक ले लिया आधे घंटे 45 मिनट का। तो इस तरीके से अपने को तैयारी करनी है ताकि आपका दिमाग भी ड्रेन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आइडियल एक टाइम टेबल बना के दिखा देता हूं, जिससे आप तैयारी कर सकते हो। हालांकि आप सभी लोग अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे, तब भी आप एक आइडियल टाइम टेबल देख सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 6 बजे उठते हो, ठीक है, 6 AM, ठीक है, आप 6 बजे उठते हो, आप सुबह सुबह उठते हो, ठीक है ना। तो जितनी भी आप जरूरी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, जैसे ब्रश करना, वॉशरूम वगैरह, तो आप उनको कर करा के एकदम फ्रेश होके आप 7 बजे, एग्जैक्ट 7 बजे आप पढ़ने बैठ जाएंगे, ठीक है ना। आप एग्जैक्ट 7 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे। समझ लग रही बात? यहां पे आपने क्या करनी है भैया, जरूरी प्रक्रियाएं करनी है, जरूरी प्रक्रियाएं जो भी हैं भाई, ठीक है ना, जो भी आप जरूरी प्रक्रियाएं करते हो, ठीक। 7 से लेकर आपने एक स्लॉट मारना है 9 बजे का। अच्छा सर, सर सुबह सुबह उठे होते हैं तो थोड़ी बहुत भूख लगती है। हाँ, आप क्या कर सकते हो, जब आप ये थोड़ी बहुत जरूरी प्रक्रिया कर लोगे, आप अपनी 1 घंटा है ना, उसमें आप क्या कर सकते हो, सुबह सुबह उठ के एक केला खा सकते हो, आप ड्राई फ्रूट खा सकते हो, कोई भी फ्रूट खा सकते हो, ताकि अपने पास इतनी एनर्जी रहे कि आप 2 घंटे आराम से पढ़ सको। भैया बहुत ज्यादा नहीं खाना सुबह सुबह, ठीक है ना। एक तो मैं आपको 6 बजे उठा रहा हूं, ठीक है, और पता चला ठूस के खा लिया, फिर सर 7 बजे पढ़ने बैठे तो नींद आ रही है, वैसे सर्दियों का टाइम चल रहा है। समझ लग रही बात? थोड़ा बहुत खाना, लाइट खाना खाना है, ठीक है ना। केला खा लिया, ड्राई फ्रूट्स खा लिए, सेब खा लिया, कुछ भी ऐसा जिससे
आपको एक एनर्जी मिल जाए 2 घंटे के लिए, ठीक है भैया, तो आपने 2 घंटे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लेना है जो कि आपका, आप समझो कि वीक है। वीक का मतलब कि जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आप सुबह सुबह फ्रेश बैठे हो, दिमाग बिल्कुल ड्रेन्ड नहीं, दिमाग एकदम मस्त, ठीक है ना, क्योंकि शाम तक दिमाग ड्रेन्ड हो जाता है ना, पढ़ पढ़ के थक जाता है दिमाग। तो सुबह सुबह आप वो सब्जेक्ट पकड़ो जिसमें अभी आपको ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कुछ भी उठा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स पकड़ ली, काफी लोगों को भी दिक्कत होती है, लेकिन जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आजकल, मुझे लगता नहीं कि कहीं कोई दिक्कत होगी, ठीक। तो नेक्स्ट, ये 7 से 9 वाला स्लॉट। अब आपने 9 बजे क्या करना है, रेस्ट लेना है। आपने 9 से 10 क्या करना है, रेस्ट लेना है, ठीक है। इसमें आप रेस्ट करेंगे, रेस्ट में कुछ भी कर सकते हो, आप ब्रेकफास्ट भी खा सकते हो भाई, पराठे खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो भाई घर का, ठीक है। थोड़ा बहुत मोबाइल चला लेंगे, क्योंकि सर अपना टाइम टेबल इस हिसाब से होना चाहिए कि उसमें इंस्टाग्राम की रील्स भी आनी चाहिए, क्योंकि सर उसके बिना तो रह ही नहीं जाता, ठीक है। तो मैं आपको टाइम टेबल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप का बना के देना चाहता हूं, ताकि आप लोग है ना इस पे स्टिक रह सकें। कुछ भी ऐसा नहीं कि बड़े भाई सख्त बना दिया कि भाई कर ही नहीं पा रहे उसमें, ठीक है। तो मैं एक बड़ी फ्लेक्सिबल सा एक आइडियल टाइम टेबल आपको देना चाहता हूं, जिससे आप स्टिक कर सकें, जिसके अकॉर्डिंग आप कर सके चीजें, ठीक है ना। आप इसमें रेस्ट कर लो, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लो, भूख तो लगी आई होगी ना 2 घंटे पढ़ने के बाद, थोड़ा सा मोबाइल चला लो भाई, बात कर लो, ठीक है ना। लेकिन भैया 10 बजे मोबाइल बंद हो जाना चाहिए, एग्जैक्ट 10 बजे मोबाइल बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद सर एक स्लॉट और आया, कौन सा स्लॉट सर, 10 से 12 वाला, ठीक है, 10 से 12 वाला स्लॉट। 10 से 12 वाला जो स्लॉट है, इसमें 2 घंटे हम खींचेंगे, 2 घंटे पढ़ाई खींचेंगे, ठीक है सर। 2 घंटे पढ़ाई में क्या खींचेंगे सर, कुछ भी खींच दो, जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री खींच दी, ठीक है सर, केमिस्ट्री हम लोगों ने कर दी। 2 घंटे का स्लॉट था, केमिस्ट्री खींच दी एकदम बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है सर, फिर से ब्रेक लेना है, हाँ सर। अब आप ब्रेक लेंगे 1:30 बजे तक, ठीक है। अब आप ब्रेक लेंगे 1:30 बजे तक, पीएम हो गया ना अब तो, हाँ। अब आप ब्रेक लेंगे 1:30 बजे तक, ठीक है। ये ब्रेक है जिसमें आप अपना लंच कर सकते हैं, ठीक है ना, लंच ब्रेक टाइप का। मोबाइल भी चला सकते हो यार, ऑब्वियस सी बात है, मोबाइल चलाए बिना कहां जाओगे। कई लोग क्या करते हैं, आदत होती ना खाना खाते हुए टीवी देखते हैं, आप वो भी कर सकते हो, आपकी जैसी मर्जी है, आपके पास 1:30 घंटा है, सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान सुनना। उसके बाद आप क्या करेंगे, 1:30 बज गया अपने पास, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 1:30 से बैठ जाएंगे। भैया अपने को ये 5 महीने लग के पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये समय बड़ा ही क्रिटिकल समय होता है, इस समय में जिसने ढील दे दी, मैं सच बता रहा हूं, उसकी दिक्कत हो जाती है एंड में जाकर, ठीक है ना। और इतने ही टाइम ऐसे बच्चे निकलते हैं कि भैया, कई लोग होते हैं स्टार्टिंग में सीरियस नहीं होते और 5-6 महीने में आखिरी में सीरियस हो जाते हैं, दिवाली के बाद पता नहीं क्या उनको भूत चढ़ता है, एकदम सीरियस हो जाते हैं गजब वाले, और एंड में एकदम हाहाकार मचा देते हैं, तबाही तबाही। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर आप स्टार्टिंग से सीरियस हो और आखिरी के 5 महीने में अगर आप डामाडोल हो गए, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए बेटर है कि आप इन 5 महीनों को भी उसी तरीके से पढ़ें, ठीक है ना, जैसे आपने पहले पढ़े हैं, ठीक है ना। और कायदे से कहूंगा और अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आखिरी टाइम है भाई, ठीक। 1:30 से आपने एक 3:30 वाला स्लॉट रखना है, ठीक है ना। अब सर इस स्लॉट में क्या किया जाए, इस स्लॉट में आपको करना अपना बैकलॉग कवर, बैकलॉग कवर, या आपको जो भी डीपीपी है, क्योंकि आपको पता है सर हमको डीपीपी मिलती है, लेकिन सर हर दिन तो डीपीपी नहीं मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, रोटेशन मैंने पढ़ाया समझो 9-10 लेक्चर में, ठीक है। तो 9-10 लेक्चर में 9-10 डीपीपी थोड़ी ना मिलती है, ज्यादा ज्यादा 4-5 डीपीपी होंगी, ठीक है। तो कुछ दिन डीपीपी मिलती है, कुछ दिन डीपीपी नहीं मिलती, ठीक है। तो जिस दिन डीपीपी मिले उस दिन डीपीपी कर लो, जिस दिन डीपीपी ना मिले उस दिन बैकलॉग, क्योंकि भैया आपका बैकलॉग भी तो होगा, बैकलॉग भी तो होगा। अच्छा, जिनका बैकलॉग नहीं वो क्या करें, पुराना कुछ रिवाइज कर ले, ठीक। अच्छा, रिवाइज कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, टेक्निक बता सकता हूं, तरीका बता सकता हूं, आप अपनी स्ट्रेटेजी पे स्टिक रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है। मैं बस आपको एक आइडियल सिचुएशन बताता हूं कि आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब सर 3:30, अब
ऑब्वियस सी बात है सर, 4 बजे अपनी क्या हो जाती है, क्लास स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा सा 3:30 बजे अपने आप को रिलैक्स कर लें, क्योंकि 4 बजे से आपकी क्लास भी है। आधे घंटे आप रिलैक्स कर लें, ठीक है ना। अब कई बच्चों को क्या होता है सर, कहीं जाना होता है, क्लास के लिए जाना होता है ना, कई बच्चे पाठशाला में पढ़ते हैं, ठीक है। तो होता क्या कि आपको क्लास के लिए जाना होता है, ठीक है। तो आधा घंटा मैं मान लेता हूं, किसी को लगता है, किसी को 1 घंटा भी लग सकता है। तो जिसको 1 घंटा लगता हो वहां से 1 घंटा निकाल सकता है, मतलब यहां से भी आधा घंटा निकाल सकता है। 1.5 से वो 3 ही पढ़ सकता है, 1.5 घंटा पढ़ सकता है। जिसको 1 घंटे का टाइम लगता है पहुंचने में अपनी पाठशाला तक, वो यहां से आधा घंटा और निकाल सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल 3:30 से 4 बजे का उसका ट्रैवलिंग टाइम, ठीक है। जिसका 1 घंटा लगता है उसमें से आधा घंटा और निकाल लेना आप, ठीक है ना, ट्रैवलिंग टाइम टू पाठशाला। उसके बाद सर हमको पता वही 4 से लेकर अपनी कब तक, 4 से लेकर 8 तक अपनी क्लासेस चलती हैं, ठीक है ना। वैसे 7:30 बजे खत्म हो जाती हैं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं 8 बजे तक, ठीक है। 4 से 8 अपना चलता है पाठशाला। चलता है कि नहीं चलता? हाँ जी सर, बिल्कुल चलता है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आएंगे आप घर पे, आएंगे घर पे आके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, ठीक है। 8 से 9 घर पे आके आप क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। घर पे आके आप रेस्ट करेंगे, डिनर वगैरह करेंगे, या आप 8 से 9:30 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कई लोग होते हैं जिनको घर आने में ज्यादा टाइम लग जाता है, कई ऐसे होते हैं जिनको घर आने में ज्यादा टाइम लग जाता है, आधा घंटा 1 घंटा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपने आप का बढ़ा भी सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 8 से 10 कर देते हैं, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल रख रहा हूं मैं टाइम टेबल, ताकि आप कर सको, ठीक है ना। 8 से 10 आप क्या करेंगे सर, 8 से 10 हम लोग डिनर करेंगे, ठीक है ना। घर वालों से बातचीत करेंगे, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा बहुत मोबाइल भी चला लेंगे सर, क्योंकि आजकल बिना मोबाइल के तो जिया ही नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपने पास आया 10 से लेकर 12 का स्लॉट। सर ये 10 से लेकर 12 का स्लॉट, इसमें क्या करना है, 10 से 12 वाले स्लॉट में क्या करना है? तो देख बेटा, 10 से 12 वाले स्लॉट में जो 12th नीट वाले बच्चे हैं वो तो अपना कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जो भी उसका तीसरा सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। जैसे आपने सुबह फिजिक्स और केमिस्ट्री कर ली, रात वाले सब्जेक्ट में आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो, ठीक है। आप क्या पढ़ सकते हो, बायोलॉजी पढ़ सकते हो, ठीक है। समझ लग रही बात? अच्छा, आप रात वाले स्लॉट में आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो। काफी बच्चे ऐसे जैसे 12th नीट का उनका सिलेबस सब में खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो कई बच्चे क्या कर रहे हैं, 4 से 8 वाली क्लास भी नहीं लगा रहे, तो इसमें भी आप कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं बस आपको एक आइडियल टाइम टेबल दे रहा हूँ। हो सकता है कई बच्चे 11th नीट के हों, कोई 12th नीट का हो, कोई ड्रॉपर का हो, तो इससे आपका टाइम टेबल मैच ना करे, क्लासेस आपकी ऊपर नीचे हो, तो अपने हिसाब से देख लेना, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो 10 से 12 आप क्या करेंगे, अब 10 से 12 एग्जैक्टली आपने क्या करना है, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने, ठीक है ना। 2 सब्जेक्ट पढ़ने, 1 आवर 1 आवर। 1 घंटे में आपने वो पढ़ना है जो कि आपको ये 4 से 8 वाली क्लास में पहला सब्जेक्ट पढ़ाया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री पढ़ाई गई, तो आपने वो पढ़ना है, वो रिवाइज करना है क्लास का, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 घंटे में जो दूसरी क्लास होगी उसको रिवाइज करना है। समझ लग रही है बात? अच्छा, रिवाइज कैसे करना है मैं आपको तरीका बता देता हूं। आधे लोगों को तरीका ही नहीं पता होता। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में मैंने आज कुछ पढ़ाया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने ग्रेविटेशन पढ़ाया। अब ग्रेविटेशन में मैं क्या करूंगा सर, थ्योरी बताऊंगा, क्वेश्चंस भी बताऊंगा। समझो मैंने क्लास में ग्रेविटेशन में 14-15 क्वेश्चन कराए। तो अब क्या करना है आपने, जो ये जो 1 घंटा है, इस 1 घंटे में आपने 15-20 मिनट में सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेनी है अच्छे से, जो भी मैंने पढ़ाया था उसको अच्छे से ढंग से रिवाइज करना। पहले थ्योरी रिवाइज करनी, सीधा क्वेश्चन पे नहीं टूटना, पहले ढंग से थ्योरी रिवाइज कर लेनी है, ठीक है। थ्योरी रिवाइज कर ली ढंग से, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए थे, ठीक है ना, आपको समझ तो आ ही गए होंगे, ठीक है। क्योंकि पाठशाला में क्या होता है, बच्चा तब तक आगे नहीं बढ़ने देता जब तक समझ नहीं आता, ठीक है। तो आपको समझ तो आ ही गए होंगे। तो अब आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को बिना देखे खुद से लगाएंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे करते करते 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12,
जितने भी क्वेश्चन कराए जाएं क्लास में उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको बिना देखे खुद से सॉल्व करेंगे। मैं आपसे गारंटी देता हूं, अगर 12 क्वेश्चन है, आप बिना देखे 12 के 12 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ, ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, सेम उसी तरीके से जैसे टीचर ने आपको समझाया था, सिखाया था, बहुत मुश्किल है। मैं गारंटी बता रहा, आप फंसोगे। हमको ऐसा लगता है कि जो टीचर ने समझाया वो हमको सारा कुछ समझ आ गया। आप 12 क्वेश्चन खुद से लगा के देखना और अपना तरीका मैच करना और टीचर का तरीका मैच करना, आपको समझ आ जाएगा आप कितने पानी में हो और कितने ऊपर हो। समझ लग रही बात? आपको तुरंत के तुरंत समझ आ जाएगा कि सर हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। बेटा मैं बता रहा हूं, एफिशिएंसी आपकी 100% नहीं है। समझ लग रही बात? किसी की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। तो आप एक बार घर पे वो सारे क्वेश्चन जो कि क्लास में सर ने कराए बिना देखे, बस क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर खुद से, सॉल्यूशन खुद से लिखना है, फिर मैच करना है कि अच्छा वैसे ही किया है। समझ लग रही बात आपको? ठीक है, इस तरीके से पढ़ाई करी जाती है। ठीक, तो इस तरीके से आप कर लोगे। एक सब्जेक्ट का कर लिया, फॉर एग्जांपल फिजिक्स का कर लिया, दूसरा बायो कर लो, ठीक है ना। बायोलॉजी में चाहे आपको बॉटनी हो, जूलॉजी हो, जो भी आपको ठीक लगे। इस तरीके से आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, क्वेश्चन रिवाइज करने होते हैं। रिवीजन का भी एक तरीका होता है, ये थोड़ी ना कि सर आज जो सर ने करा दिया हमको समझ आ गया बस ठीक है, घर पे आके पन्ने पलट के देख लिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। खुद करना पड़ता है, घिसनी पड़ती है कलम बेटा, जितना घिसोगे उतना ही चमकोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये एक तरह से आइडियल मैंने टाइम टेबल आपको बना के दिया है। ठीक है, अभी क्या है, अभी देखो 12 बजे तक आपको पढ़ना है, 12 बजे एकदम से बत्ती बुझा देनी, सो जाना है। तो देखो 12 बजे सोना है, 6 बजे उठना है, यानी कि 6 घंटे का टाइम है। तो अभी 2-3 महीने आप 6 घंटे की नींद लें, लेकिन जैसे ही 2 या 3 महीने रह जाते हैं आखिरी के, तो आपको वो नींद कम करके 5 घंटे करने, यानी 1 घंटा और बढ़ाना है। समझ लग रही बात? समझ लग रही बात? तो सोचो आपको कितना पढ़ना है। आप देखो, अगर आप देखोगे आपने अच्छा खासा पढ़ लिया, सुबह आपने 2 घंटा, फिर ये 2 घंटा, 4 घंटा, ठीक है ना, फिर यहां पे आपने 2 घंटा, 6 घंटा, यहां पे भी आप पढ़ ही रहे थे। जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो आपको ये वाले 4 घंटे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 2 4 2 6 4 10, आखिरी के तो 12 घंटे आप पढ़ रहे हो, निकल गया। जबकि अच्छा खासा टाइम है आपके पास बाकी चीजें करने का भी। समझ लग रही बात? तो आप कर सकते हो बेटा, करने वाले बनो, बस कर सकते हो। ठीक है, और घर पे आके रिवाइज कैसे करने होते हैं नोट्स मैंने आपको अच्छे से बता दिया भाई, खुद से करने हैं बेटा। अगर आप खुद से नहीं कर रहे, बस आप पन्ने पलट रहे हो, सच में आप पाप कर रहे हो बेटा। ढोंग है पढ़ने का, आप पढ़ नहीं रहे, सिर्फ ढोंग कर रहे हो, ढोंगी हो आप। समझ लग रही है आपको? ठीक, अच्छा ये चीज होगी सर। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है अपने पास स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल आपके पास हो गई, तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप क्या करें, बुक पे ही क्या करें, एक बुक पे ही स्टिक रहें, जो कि अपना मॉड्यूल है। आप इधर उधर मत जाएं, एससी वर्मा या किसी और भी सब्जेक्ट में कोई और बुक ना करें आलतू फालतू। अपना जो स्टडी मटेरियल है वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अपना स्टडी मटेरियल में अपने पास आ जाएगा अपना मॉड्यूल। ठीक है भैया, नेक्स्ट है अपने पास रिवीजन एंड प्रैक्टिस रेगुलरली। ठीक है ना, देखो जो भी आज की क्लास में फॉर एग्जांपल पढ़ाया गया वो तो मैंने आपको बता दिया ना, रात में 10 से 12 पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना है, वही क्वेश्चन खुद से करके देखने, वो तो हो गया, वो तो रिवीजन चल ही रहा है। ठीक है ना, मैंने आपको देखो दिन में बैकलॉग का भी टाइम निकाल दिया, 2 घंटे का बैकलॉग, उसका भी टाइम हो गया। अच्छा, अब हमको सर एक दिन मिलता है हफ्ते में जिसमें हमको मजे मारने होते हैं। अरे बेटा मजे मारने का टाइम गया संडे, जिस दिन सर अपनी कोई क्लास नहीं होती, उस दिन क्या करना है? उस दिन भी तो कुछ करना है। हाँ सर, उस दिन क्या करना है? उस दिन आपने पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा था उसको रिवाइज करना है। रिवाइज पूरे हफ्ते का सिलेबस। पता चला कि सर पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, लेकिन आगे पढ़ते ही चले जा रहे हैं, रिवाइज कर नहीं रहे तो भूलते भी चले जा रहे हैं। ऐसा होता है, आप पढ़ते चले जाओ ना, रिवाइज मत करो ना। पता चला आपने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ पूछे मैंने फर्स्ट चैप्टर पूछ लिया आपसे, है सर पढ़ा तो था, ऐसे ही होता है। तो रिवाइज करना भी बहुत
जरूरी है। तो आपने संडे को रिवाइज क्या करना है, रिवाइज होल वीक, जो होल वीक का आपने पूरा रिवाइज करना है संडे। संडे बेटा मजे मारने का दिन नहीं रह गया कि भैया बैठ के नेटफ्लिक्स या अमेजन पे मूवी देख रहे हैं, ठीक है, गया टाइम वो। 5 महीने बेटा लग के पढ़ाई कर लो, मैं बता रहा हूं किस्मत बदल जाएगी पूरी। आगे आने वाली 4-5 पीढ़ियां बदल दोगे आप, मैं सच बता रहा हूं। घर से बेटा एक डॉक्टर निकल जाता ना, आगे की 4-5 अपनी पीढ़ी बदल देता है, 4 से 5 पीढ़ियां, ठीक है ना, समझ लग रही बात। तो आपको रिवाइज क्या करना है, जो भी आपने वीक में पढ़ा है, होल वीक में आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना। अच्छा रिवाइज करने का सर तरीका क्या होना चाहिए, अब देख रिवाइज करने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या, अपने को जो रिवाइज करना है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग करना है, ये नहीं कि कुछ भी रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो रिवाइज करना है, अब देख होल वीक का तो इसमें रिवाइज करना ही करना। अब संडे तो सर पूरा का पूरा बहुत बड़ा दिन है ना यार, ठीक है ना, बहुत बड़ा दिन है। सबसे पहले होल वीक का कैसे रिवाइज करना वो तेरे को मैं बता देता हूं, होल वीक का कैसे रिवाइज करना है। अब देख तूने घर पे आकर रोज खुद से क्वेश्चन लगा लगा के रिवीजन किया था, रोज क्लास का जो मैंने तेरे को यहां पे सिखाया, किया था कि नहीं किया था। 4 से 8 की क्लास थी, तू घर पे आके ना यहां पर 1-1 घंटा जो भी तूने पढ़ा उसको देता था और अच्छे से प्रैक्टिस करके उन सारे क्वेश्चन को खुद के लगा के देखता था। तो जब तूने खुद से लगा लिए ना भाई, मैं बता रहा हूं कहीं नहीं जा रहे। अब तेरे को क्या करना है, जब तू संडे को रिवाइज करेगा ना पूरे वीक का, तो तेरे को तब क्वेश्चन नहीं लगाने, तब तेरे को क्या करना है, जो भी तेरे नोट्स होंगे बस पन्ने पलट के एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और, जब तू ये खुद से क्वेश्चन लगा रहा होगा इस वाले टाइम में, ये 1 घंटे वाले टाइम में जब खुद से क्वेश्चन तू लगा रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल तेरे से पहला क्वेश्चन खुद से हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथे में तू अटक गया, चौथे में तेरे को हेल्प लेनी पड़ी, चुपचाप से उस चौथे क्वेश्चन में से स्टार मार्क कर लेना कि सर ये वाला क्वेश्चन है, क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, इसमें जरूरत पड़ेगी वापस देखने की, ठीक है। फिर 5वां हो गया, छठे में फिर से स्टार मार्क कर लिया, अटक गया था, 7वां 8वां अटक गया, 9वां 10वां 11 12वां अटक गया। तो इस तरीके से तो जब तू स्टार मार्क कर लेगा ना, तो तेरे को क्या करना है, तूने बाकी क्वेश्चन तो खुद से कर ही लिए थे, बाकी क्वेश्चन तूने खुद से कर लिए, ठीक है ना। अब जब तू संडे को तू रिवाइज करेगा ना होल वीक का, तो तेरे को क्या करना है, जो कंटेंट होता है वो तो जल्दी, थ्योरी तो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाती है, उसमें तो टाइम नहीं लगता। क्वेश्चंस में क्या करना है, जो तेरे को क्रिटिकल क्वेश्चंस है उनको बस एक बार नजर मारनी है, ठीक है ना। क्रिटिकल क्वेश्चंस जो कि जिसमें तू अटका था उनको नजर मारनी है, लिखना कुछ नहीं है ना, प्लस थ्योरी। इस तरीके से तू पूरे वीक जो तूने पढ़ा जिस भी सब्जेक्ट का वो रिवाइज कर सकता। समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं। अच्छा सर ये काम तो सर सुबह सुबह निपटा देगा हम, मतलब शाम के 3-4 बजे तक निपटा देंगे ये काम तो संडे के। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपने को रिवीजन करना है पुराने चैप्टर्स का। ये समझो मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक कर लिया आपने ये काम, ठीक है ना। अब आपने इवनिंग में क्या करना है, इवनिंग टू नाइट आपने क्या करना है, इवनिंग टू नाइट आपने क्या करना है, प्रीवियस चैप्टर्स को आपने रिवाइज करना है। अच्छा अब सर प्रीवियस चैप्टर्स भी कैसे रिवाइज करने हैं उसका तरीका भी बताता हूं। देख आपने रिवीजन ऐसे कुछ भी अंधाधुंध रिवीजन नहीं शुरू कर देनी कि सर ने बोला था रिवाइज करना तो बैठ के बुक खोल के पहले चैप्टर से ना, ऐसे नहीं करना। आपने अपनी रिवीजन टेस्ट के अकॉर्डिंग करनी है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट के अकॉर्डिंग कर बेटा, जो भी तेरा टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, जो भी टेस्ट आ रहा है। अब सर टेस्ट में आ रहा 5वां 6वां चैप्टर, तू रिवाइज कर लिया, तूने कौन सा चैप्टर, पहला दूसरा, कोई फायदा है ना, तू टेस्ट ढंग से दे पा रहा है, तेरा टेस्ट देने का मन नहीं कर रहा, तू टेस्ट छोड़ रहा है, ठीक है। तो तू वही चैप्टर्स रिवाइज कर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर टेस्ट में आ रहा वर्क एनर्जी पावर सेंटर ऑफ मास, तो वही तो चैप्टर रिवाइज कर। समझ लग रही बात, ताकि जो नेक्स्ट संडे टेस्ट हो फोड़ के उसमें पता भी चले तूने कितना किया, कितनी अच्छी रिवीजन करी, क्या क्या चीजें लैग कर रही हैं, ठीक है ना। तो रिवाइज करने का भी तरीका है, ऊपर वाले हाफ में आपने पिछले हफ्ते का करना है और नीचे वाले हाफ में आपने प्रीवियस चैप्टर्स करने हैं। प्रीवियस चैप्टर्स भी अकॉर्डिंग जो टेस्ट हैं, टेस्ट हो ही रहे होंगे ना रेगुलरली आपके, तो बड़ा इस तरीके से प्लान कर। मैं तेरे को
एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि किस तरीके से तू प्लान कर सकता है। समझ लग रही बात? समझ लग रही बात तेरे को? अच्छा, तो मैंने तेरे को काफी कुछ एक तरह से एक आइडिया दे दिया कि तू किस तरीके से कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हेल्थ एंड वेलबिंग, भाई ये बहुत जरूरी है। कृपया करके प्लीज यार बीमार मत पड़ना इतने टाइम। डेंगू और कोल्ड और ये सब चीजें बहुत हो रही हैं, मैं आपको सच सच बता रहा हूं। ठीक है ना, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि भैया टॉप रैंक ला सकते हैं, इवन अंडर 100 ला सकते हैं। वो क्या करते हैं, जब पेपर होता मई उससे 1-2 महीने पहले बीमार पड़ जाते हैं। किसी को डेंगू हो जाता है, किसी को टाइफाइड हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, और एंड में उनकी अंडर 100 क्या, अंडर 5,000 रैंक भी नहीं आती। रीजन क्या? ध्यान नहीं दिया। टाइफाइड कैसे? सर बाहर का कुछ भी खा रहे, रेडी से मोमो खाने लगे हैं। ये मोमो शोमो नहीं खाने यार, घर का खाना खाओ, देसी खाना खाओ, जो मैस में मिल रहा है वो खाओ। 5 महीने बेटा त्याग करना है, त्याग। ठीक है ना, ऐसे समझो वनवास काट रहे हो 5 महीने। ये आलतू फालतू खाना सब भूल जाओ। ठीक है ना, ये मोमोज नूडल्स और स्प्रिंग रोल, घर का खाना खाओ 5 महीने, सिर्फ घर का जो आपको मिल रहा है, दाल रोटी सब्जी। ठीक, और अपने आप को मच्छरों से बचाओ क्योंकि डेंगू बहुत है। ठीक है ना, डेंगू बहुत फैल रहा है। ठीक है ना, तो आप क्या करो, आप कॉइल लेके आओ, आप है ना क्या कहते हैं मशीन लेके आओ, कुछ भी आप लेके आओ। ठीक है ना, आप अपने है ना लोशन लगाओ रात में सोते समय। ठीक है ना, आपके आसपास कहीं पर भी पानी आपको कहीं पे स्टेगनेंट वाटर दिख जाए उसको हटाओ, स्प्रे करवाओ बेटा, अपने आप को बचाओ, बहुत अहम टाइम है। डेंगू अगर किसी को होता कम से कम भी हफ्ते से 10 दिन लग जाता रिकवरी में बेटा। हफ्ते से 10 दिन अगर आपकी पढ़ाई छूट जाती है ना, वापस से करने में हालत खराब हो जाती। मेरे से पूछो, मैंने टॉपर टॉपर को रोते हुए देखा अपने सामने फोन पर, बिलक बिलक के रोते हैं, बिलक बिलक के। क्लास में उनके नंबर आ रहे होते हैं ऐसे 680, और बीच में है ना अप्रैल में उनको हो जाता है डेंगू। बेटा फोन पे रोते हैं बैठ के, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा होता भाई। हफ्ता 10 दिन तो निकल जाता पूरा, 10 दिन से ऊपर निकल जाते हैं। उनको लगता है कि भाई अब कुछ होगा ही नहीं, बहुत बुरा कॉन्फिडेंस लूज होता है। मैं आपको पहले बोल रहा हूं, अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान रखना, बीमार नहीं पड़ना बेटा। अफोर्ड नहीं कर सकते इतने टाइम बीमार होना, मैं सच बता रहा हूं। इन 5 महीने आप अफोर्ड नहीं कर सकते। छोटा मोटा जुकाम लग जाता है बात अलग है, ठीक है यार, जुकाम आज लगा 2 दिन में ठीक हो जाता है, वो उसकी बात नहीं, तब भी आप उससे भी बचो। लेकिन ये कोई डेंगू टाइफाइड जॉन्डिस, ठीक है ना, इन सब से बचो। और अभी बेटा शादियों का सीजन शुरू होने वाला, कृपया करके आप किसी भी शादी में मत जाओ। ठीक है ना, सगे भाई बहन की हो तो बात अलग है, कजिन भाई बहन की में मत जाओ, रहन दो भाई। मैं सच बता रहा हूं, एक बार डॉक्टर बन गए ना, एक बार डॉक्टर बन गए, तो तुम्हें बुलाएंगे कि आओ हमारे घर पे दर्शन दे जाओ आके, तुम्हारे रिलेटिव्स। समझ लग रही? एक बार सरकारी कॉलेज एम्स दिल्ली मौलाना आजाद या वीएमसी मिल गया ना, बुलाएंगे आपको कि आके दर्शन दे जाओ। समझ लग रही बात? तो अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान रखें, हेल्दी खाएं। ठीक है ना, सिर्फ हेल्दी खाएं। ठीक है ना, ऑयली चीजें अवॉइड करें, मत खाएं ये सब। नेक्स्ट, अप्रोच योर टीचर्स फॉर हेल्प। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आपके ऑब्वियस ही बात है, डाउट काउंटर्स हैं अपने पास। ठीक है ना, डाउट काउंटर्स हैं, पाठशाला में जाओगे डाउट फैकल्टीज हैं अपने पास। ठीक है ना, जो भी आपके रेगुलर फैकल्टीज आप उनसे ही पूछ सकते हो। आप अपने डाउट्स क्लियर करके चलो, अपना चैप्टर एकदम निपटाते हुए चलो। ये नहीं कि सर इस चैप्टर में भी कॉन्फिडेंस नहीं आया क्योंकि थोड़े से डाउट्स रह गए, अभी तक हम क्लियर नहीं कर पाए ना। खत्म करो भाई, खत्म करो, डाउट्स निपटाओ। ठीक है, स्टे अपडेटेड विद द एग्जाम पैटर्न, ये बहुत जरूरी है। आप जब भी जो भी तैयारी करें, तो जैसे आपको पता है एनएमसी ने अपना निकाल दिया सर्कुलर कि भैया अच्छा ये सिलेबस आ रहा है, ये चीजें हटा दी गई हैं, तो आपने क्या करना है, सभी ने जाकर सबसे पहला काम क्या करना, उसकी एक हार्ड कॉपी निकाल के ले आनी है, अपनी दीवार पर जाके चिपका लेनी है। जो भी आप चैप्टर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वर्क एनर्जी पावर कर रहे होंगे या रोटेशन कर रहे होंगे, आप जो जो टॉपिक्स होते गए हैं उस पर टिक मारते चलेंगे। अच्छा, ये एनएमसी ने टॉपिक्स दिए थे, ये होते चल रहे हैं। समझ लग रही है बात? ठीक है ना, और अपने सिलेबस के साथ अपडेटेड रहेंगे एकदम। ठीक है भैया, पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे। देखो भाई, ऑब्वियस ही बात है, सबका एक टाइम पर लो पॉइंट आता है। ठीक है ना,
क्योंकि जब आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो तो इवन हर टॉपर का आता है यार, सबका एक टाइम पे लो पॉइंट आता है जिसको लगता है कि यार नहीं, चीजें हाथ से निकल रही हैं, रेत फिसल रही है हाथ से। लेकिन बेटा एक चीज बताओ ना, भगवान है ना, ठीक है ना, आप चाहे जिस मर्जी आप भगवान को मानते हो, वो आपको ना इतनी बढ़िया चीज इतनी आसानी से देने नहीं वाला। वो आपका टेस्ट जरूर लेगा। वो देखना चाहता तू कितना स्ट्रांग है, तेरे अंदर वो बात है भी कि नहीं, कि तेरे को ऐसे डॉक्टर बना दिया जाए। भाई होनी भी तो चाहिए यार, पेशेंस होना चाहिए, परसिवरेंस होनी चाहिए, होना भी तो चाहिए कि नहीं, ठीक है ना। तो अगर कभी भी लो पॉइंट आता है, कभी कभी नंबर नहीं आते टेस्ट में यार, नहीं आते, ठीक है ना, एक दो टेस्ट हो गए सर नंबर नहीं आ रहे, तो डिमोटिवेट नहीं होना यार, ठीक है ना, डिमोटिवेट नहीं होना। मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं भैया जिनके ना नंबर कम होके 570 या क्या कहते हैं 540 आ जाते हैं टेस्ट में, लेकिन एंड में जाके भैया जब नीट का एग्जाम देते हैं तो वही बच्चे है ना 680 नंबर ले आते हैं जाके। बहुत से बच्चे देखे मैंने। होता है कभी कभी ऐसा होगा आपके कि नंबर कम आएंगे, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ये देखना है कि नंबर कहाँ कम हुए, कैसे कम हुए, और आगे और उससे अच्छा करना है। भगवान देख रहा है बेटा, मैं बता रहा हूँ, वो जो ऊपर वाला है ना भगवान, ठीक है ना, चाहे आप जो मर्जी बुलाओ उसे, ठीक है ना, वो सब देख रहा है। आप क्या कर रहे हो वो हर चीज देख रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप खुद बताओ ना, आपने कहानियां तो सुनी होंगी सबने असुरों वाली, कि भैया असुर क्या करते थे, भगवान की पूजा करते, भगवान की आराधना करते थे, भगवान की तपस्या करते थे, भगवान आके उनको वरदान दे देते थे। फिर असुर क्या करते थे, हाहाकार मचाते थे, सबसे पहले इंद्र के ऊपर जाके हमला कर देते थे, ठीक है ना, स्वर्ग को कब्जा करने की कोशिश करते थे। वो क्या करते थे, देवों के साथ ही जाके तो अटैक करते थे। तो कुछ सोचो, अगर भगवान को तो सब पता होता ना, भगवान को तो सब पता होता है, भगवान को हर चीज का पता है कि भैया अगर मैं इसको वरदान दूंगा इस असुर को, तो वो क्या करेगा, जाके इसका गलत फायदा उठाएगा। लेकिन तब भी वो वरदान देते थे, क्यों? क्योंकि उस असुर ने तपस्या करी है। तो यही चीज है बेटा, तुम्हारे पिछले जो भी कर्म कांड हो, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने आज से पहले जो भी किया हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आज जो तुम कर रहे हो उसका फल आपको भगवान को देना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए वो भगवान है, क्योंकि वो गलती नहीं करता। वो गलती नहीं करता, उसको फल आपको देना पड़ेगा। तभी तो इंसान और भगवान में फर्क है। इंसान गलतियां करते हैं, वो गलती नहीं करता, मिलेगा आपको। समझ लग रही बात? जब असुरों को मिल सकता है इतनी हरकतें करने के बाद, इतने कांड करने के बाद, तो आप तो फिर भी इंसान हो यार। आपके जो भी कर्म कांड रहे हो, आपने किसी के साथ जितना अच्छा बुरा किया हो, बस आप शिद्दत के साथ अगर मेहनत कर रहे हो ना, आपको फल मिलेगा, पक्का मिलेगा। समझ लग रही बात? तो बस अपना माइंड से पॉजिटिव रखें, उन लोगों के आसपास रहें जो कि आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा उन लोगों से दूरी बना के रखें जो कि आपसे कहते हैं नहीं हो पाएगा वगैरह वगैरह, क्योंकि खुद से उनसे हो नहीं पा रहा तो उनको लगता हमसे नहीं हो पाएगा तो दुनिया से भी नहीं हो पाएगा। अपने आप को उनसे अलग करके रखें, ठीक है ना। घर वालों के आसपास रहें, ठीक है ना। अगर कभी कभी घर वाले भी मोटिवेट कर दे तो भैया घर वालों से भी थोड़ा सा दूरी बना लें, ठीक है ना। क्योंकि अभी है ना, अपने आप को है ना एक पॉजिटिव माइंडसेट में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। वरना अगर आपने अपना ना थोड़ा सा भी है ना टेम्परामेंट लूज किया, या थोड़ा सा भी आपने पेशेंस लूज किया, दिक्कत हो जाएगी। आप बस ये समझें, हो जाएगा, हो जाएगा, बस भगवान परीक्षा ले रहा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। टेस्ट एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। जब भी आप टेस्ट देके आए, जब भी आप टेस्ट देके आए तो टेस्ट का एनालिसिस जरूर करें। मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी टॉपर्स मिलते हैं अपने को नीट सेलिब्रेशन डे पे, आते हैं ना नाचने, एकदम मस्त डांस करते हैं भैया, रैंक आ जाती है टॉप 100 में, तो उन सबसे पूछो, वो एक चीज बड़ी शिद्दत के साथ करते थे, वो थे टेस्ट एनालिसिस। जो भी उनका टेस्ट हो जाता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका जो भी टेस्ट था, ठीक है ना, अब टेस्ट में उनके कुछ क्वेश्चन सही होते थे, कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते थे, या कुछ क्वेश्चंस वो छोड़ देते थे। तो जो सही हो जाते थे वो तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो गलत हो जाते थे, ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चंस जो वो छोड़ देते थे, वो सबसे पहले ये देखते थे कि भैया ये क्वेश्चन जो मैंने छोड़े उस समय, वो किस वजह से छोड़े। समय की कमी थी, या वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के मेरे को समझ नहीं आया कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तीसरी चीज
कि सर मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया कि स्टार्ट कहां से करना है। ठीक है। चौथी चीज, मैंने सर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लेकिन मेरा एंड में आंसर नहीं आया, इसलिए मैंने क्वेश्चन पे टिक नहीं मारा। तो 4 रीजन हो सकते हैं क्वेश्चन छोड़ने के। आप देखो, आपको पता चलेगा गलती कहां पर है, आप किस जगह उस टॉपिक में लैग कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अब एक तो होता है कि कुछ भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस चीज को तो भाई रहने दीजिए। ठीक है ना। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, आपका आंसर गलत आया, आपने गलत टिक किया, तो आप मतलब क्रॉस हो गया। तो आप देखिए आपने गलत कैसे किया। हो सकता है आपने यूनिट्स सही से ना देखी हो, ठीक है ना, आंसर ग्राम में पूछा आपने केजी में टिक कर दिया हो, आपने यूनिट कन्वर्जन सही से नहीं किया, आपने सिली मिस्टेक्स कर दिया, आपने मल्टीप्लिकेशन सही से नहीं करी बीच में, आपने जल्दी जल्दी में 12 इंटू 3 32 लिख दिया 36 की जगह। तो आप देखो, यही चीज टेस्ट एनालिसिस क्या करती हैं, अपने जो नंबर हैं जो बीच में अटक जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, काफी बच्चे मेरे से पूछते हैं सर मेरे नंबर है ना 610 से लेकर 650 में अटक गए हैं, इससे ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं। तो बेटा इकलौता एक तरीका है, अगर आपको इससे ऊपर नंबर बढ़ाने हैं तो आपको टेस्ट एनालिसिस करनी पड़ेगी बेहद बुरी तरीके से। आप घर पे आओ, कम से कम टेस्ट एनालिसिस करो 1 से 1.5 घंटा अच्छे से टेस्ट दे के आओ। आंसर की तो आ ही जाती है, उस दिन आ जाती है, अगले दिन आ जाती है। 1.5 घंटे शिद्दत के साथ आपको टेस्ट एनालिसिस करनी है कि सर छोड़ा तो क्यों छोड़ा, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। अच्छा, मेरे को टॉपिक नहीं आता था, इसका मतलब ये जो सवाल है जिस टॉपिक का, उस टॉपिक को मेरे को वापस पढ़ना है। फिर चाहे उतने से टॉपिक का आप वापस से लेक्चर देखो, अपने टीचर से दोबारा पढ़ो, थ्योरी देखो, कुछ भी करो, वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है। इस तरीके से आपके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली तरीका ये होता है, पहले आपने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, फिर आपने टेस्ट दिया। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात, आपने जब रिवाइज किया तो 100% तो मैंने बोला ना एफिशिएंसी किसी की नहीं होती। जब क्वेश्चन करोगे तो कहीं ना कहीं तो गलत करोगे। फिर देखो अच्छा इस टॉपिक में गलती, अच्छा ये टॉपिक अभी भी इस चैप्टर का वीक है, पढ़ लिया। ऐसे करके आप नंबर इंप्रूव करोगे। समझ लग रही बात आपको? ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी एक स्ट्रेटेजी बता देता हूं, टेस्ट पेपर की स्ट्रेटेजी। वैसे मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं। एक टेस्ट पेपर की स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, आप जरूरी नहीं आप इसी से स्टिक करें, लेकिन मैं आपको जरूर यकीनन आपको एक बात बता सकता हूं कि जब मैं आपको बता दूंगा आपको लगेगा सर आपकी स्ट्रेटेजी बेटर है। ठीक है, जरा ध्यान सुनना। आप लोग जल्दी कैसे करते हैं सर, पहले हम लोग क्या करते हैं, बायो पूरी करते हैं। ज्यादातर बच्चे कैसे करते हैं, ठीक है, बायो करते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री करते हैं, एंड में फिजिक्स पे जाते हैं। अब देखो होता क्या है, 3 घंटे का पेपर है और टेस्ट है आपका। जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो एकदम पूरा दिमाग एकदम कंसंट्रेशन के साथ कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी ना मजे मजे में टेस्ट दे रहा, हाँ 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 हंसते हंसते बात करते हुए नहीं, दिमाग एकदम ड्रेन हो रहा होता है। तो जब आप फिजिक्स तक पहुंचते हैं, तो जब दिमाग ड्रेन हो जाता है तो सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, अगर पेपर लेंथी आ जाए, समझो बायो या केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स एंड में छूट ही जाता है। कई बच्चे ऐसे होते होंगे सर एआईटीएस छूट गया उनका, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका एआईटीएस छूट गया। अब छूटने के 2-3 रीजन होते हैं, ठीक है ना, या तो उनकी स्पीड कम है, या दूसरा टेस्ट वाकई में एक्चुअल में लेंथी था। ठीक है, अगर एक्चुअल में लेंथी होगा तो सबका ही ऐसा ही होगा। ठीक है, समझ लग रही है? तो इसके लिए आप बेटर क्या कर सकते हो, अब देखो होता क्या है कि आपने बायो कर लिया, अटेम्प्ट केमिस्ट्री कर लिया, लेंथी पेपर आया या आपकी स्पीड कम है, आप फिजिक्स तक पहुंचे, तो फिजिक्स के आपने स्टार्टिंग के ही कुछ क्वेश्चंस कर पाए, कितने समझो 20 क्वेश्चन कर पाए, और आखिरी के अपने पास 25 क्वेश्चन रह गए। अब जब आपने स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन किए, अब आपकी की ऐसे थी, अब होता ना अपने को अलग अलग कीज आती हैं क्वेश्चन पेपर की। अब जब नीट का पेपर तो अलग अलग कीज आएंगी, ए की, बी की, सी की, डी की। क्वेश्चन तो सब में सेम होते हैं, बस सफल्ड होते हैं। ठीक है ना, ए वाली की में क्या पता हार्ड क्वेश्चन पहले हो, बी वाली क्वेश्चन में, बी वाली की में इजी क्वेश्चन पहले हो, सी वाली में बीच में हो, ऐसे करके। तो मान लो किसी बच्चे के हार्ड क्वेश्चन पहले पड़ गए, बेचारा उसने जो 20 क्वेश्चन किए उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर ही नहीं पाया क्योंकि हार्ड क्वेश्चन पड़ गए उसके पहले उसकी की में, और आखिरी वाली इजी क्वेश्चन थे। सोच, अब सर वो कर रहा उसका टाइम खत्म हो गया क्योंकि स्पीड ज्यादा नहीं या क्वेश्चन पेपर लेंदी। तो जो सर 25 इजी वाले क्वेश्चन थे वो तो उसके छूट जाएंगे ना यार। वो जब पेपर देके निकलेगा बाहर एग्जामिनेशन सेंटर से, वो कहेगा अरे शिट
यार 25 क्वेश्चन तो मैं आराम से कर सकता था। सोच, तूने वो जो 20 क्वेश्चन में टाइम लगाया, अगर वही तू आखिरी के 25 क्वेश्चन लगाता तो क्या पता 25 के 25 कर लेता। 20 में से तू कितने कर पाया होगा? टफ क्वेश्चन थे 12-13 ही। तो इस स्ट्रेटेजी में एक दिक्कत आती है वो कि कभी कभी पेपर छूट जाता है, ठीक है। अब मैं तेरे को एक स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूं जिसमें पेपर छूटने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है तो पेपर छूटने के चांसेस कम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कम, ठीक है ना। पेपर आपका तभी छूट सकता है जब पेपर एक्चुअल में लेंथी हो, ठीक है ना। वरना अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है तो आपका पेपर छूट ही नहीं सकता, जो मैं स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं, ठीक है। आपको पेपर एक बार नहीं करना, आपको पेपर 2 बार में करना है। अब सर 2 बार में कैसे करना है? आपने रिदम यही रखना है, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आप जैसे पेपर पकड़ोगे, आप जैसे ही पेपर पकड़ोगे तो पेपर में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन तो सर देख के समझ आता कि हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे। तो पहले आपने वो क्वेश्चन एकदम धड़ाधड़ 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 करते जाने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे देखा, थोड़ा सा आंख गई, डायग्राम से भी पता चल जाता है ना कि भाई अपने लेवल का है कि नहीं। सर डायग्राम इतना खतरनाक लग रहा, वो क्वेश्चन ही छोड़ दो सीधा, ठीक है ना। तो आप कुछ क्वेश्चन तो देख के हो जाते हैं ना यार, ठीक है ना। तो आप वैसे ही बायो कर लो, वैसे ही केमिस्ट्री कर लो, फिजिक्स कर लो। फॉर एग्जांपल आपने बायो के 90 क्वेश्चन आते हैं, जूलॉजी बॉटनी को मिला के। फॉर एग्जांपल आपने देख देख के आपने 60 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। जल्दी 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 जल्दी, ठीक है ना। और आपने साथ के साथ ओएमआर भर्ती चली जानी है। ओएमआर एंड के लिए मत रखना भैया, कभी कभी ऐसा होता है कि छूट जाती है ओएमआर, ठीक। केमिस्ट्री के भी आपने 45 में से सर आप हम जल्दी जल्दी जो देख देख के होते जा रहे हैं, देख देख के होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कितने कर लिए? 25 या 30 क्वेश्चन कर लिए आपने, ठीक है। फिजिक्स के भी आपने देख देख के जो एकदम से होते जा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल 25 कर लिए। तो आप देखोगे, आप ये जो चीज है ना, आप ये जो चीज है, ठीक है ना, आपने क्वेश्चन पढ़ा ऐसे 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 देखा, ठीक है। अब कई बार हमको खुद को भी पता होता है ना कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है अपना, ठीक है। अब मेरे को पता है कि सर फॉर एग्जांपल मेरा ना एक पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर एग्जांपल रोलिंग मोशन वीक है, तो जैसे रोलिंग मोशन का क्वेश्चन आएगा तुरंत छोड़ दूंगा ना यार, किस लिए पढ़ूंगा अभी, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन छोड़ते चले जाओ और जो जो इजी क्वेश्चन उनको देखते देखते तुरंत तुरंत सॉल्व करते चले जाओ, जो एक नजर में हो जाए आपसे, ठीक है। हो गए। तो इससे क्या होगा कि जो फिजिक्स के अपने वाले क्वेश्चन होंगे, जो मैंने नहीं बताया, जो कि एंड में छूट जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी की में आखिरी में वो इजी क्वेश्चन आए, तो आपके वो क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, समझ लग रही, ठीक है ना। और आप ये काम आराम से 1.5 घंटे से लेकर 1 घंटा 45 मिनट या बहुत से बहुत 2 घंटे में कर सकते हो। अब आपके पास पेपर में सिर्फ वही क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है ना, जो कि आपके लिए क्या है, थोड़े से टफ है, जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा। अब आप आराम से करो। पहली बार में आपने क्या कर लिए, 60 30 25 कर लिए। अब आपने क्या करनी है, दूसरी बार में आराम से बायो पे जाओ, आराम से पढ़ो, पढ़ के थोड़ा सा दिमाग लगेगा, क्योंकि आपने वही क्वेश्चन छोड़े हैं जो कि आपको थोड़े से अटपटे लग रहे थे या थोड़े से आपको लग रहे थे जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो अब उनको टाइम दे दे के आराम से करते चले जाओ। तो 2 बार में पेपर करो, मैं पक्का बता रहा हूं आपका पेपर छूटेगा नहीं, मेरी गारंटी है। अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है आपका पेपर नहीं छूटेगा। इस तरीके से करो आप, समझ आया? करके देखना। अभी आपके जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट किस लिए होते हैं? एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना यार, एक्सपेरिमेंट करो। टेस्ट में जाके देखो, सर ने जो स्ट्रेटेजी बताई इस बार इस स्ट्रेटेजी से टेस्ट पेपर करेंगे, ठीक है ना। करो यार, करके देखो, ठीक। बाकी कंसिस्टेंसी अपने को रखनी है, तो मैं चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं आपको। काम एंड फोकस्ड रहें और एंड में सब भला होगा। भगवान पे भरोसा रखें, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, ठीक है ना। और बेटा जिस हिसाब से आपने शुरू किया था, अपने को खत्म उससे ज्यादा बेहतर तरीके से करना है। आपने मुझे भी याद है कि जब भी अपना सेशन स्टार्ट होता है, 11th क्लास का पहला दिन होता है, बच्चे एकदम जोश में होते हैं, ठीक है ना। तो सोच, तूने जिस जोश के साथ स्टार्ट किया था इस जर्नी को, उससे ज्यादा जोश के साथ तेरे को खत्म करनी है, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही मुझे बताना था। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन बढ़िया लगा होगा। बाय बाय एंड लव यू ऑल।